नमस्कार के न्यूज के खास व स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं कुछ खास और अहम खबरों के साथ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिलों को दी जा रही विकास योजनाओं की सौगात की। साथ ही हम दिखाएंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धारली गांव में आई तबाही के दिल दहला देने वाले मंजर की। वहीं हम बात करेंगे दुनिया छोड़ गए जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और शिबू सोरेन के जीवन सफर की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। सीएम योगी विकास पुरुष के तौर पर लगातार सुर्खियों बटोर रहे हैं। यूपी के विकास के लिए वो जिलों के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। बरसात का मौसम, कहीं बाढ़ की त्रासदी तो कहीं पीड़ितों के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सभी की चिंता है। मंगलवार को सीएम योगी कई जिलों के दौरे पर रहे। ये खास रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी की 958 करोड़ की योजनाओं की सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में 958 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने बटन दबाकर योजनाओं का लोकार्पण किया। उद्योग के लिए प्रमाण पत्र दिए गए, वहीं सहायता समूह को चेक, मेधावी को टैबलेट, साथ ही पीएम आवास की चाबी भी दी गई। कार्यक्रम में आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड दिए गए, जबकि बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। पोषण किट का वितरण भी किया गया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने साफ किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर उनसे चर्चा, शासन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उनकी प्राथमिकताओं को तय करते हुए व्यापक विचार विमर्श हुआ। सीएम योगी ने कहा कि बाबूजी कल्याण सिंह ने जनपद का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया। इस पूरे क्षेत्र की पहचान बनती है तो देश प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में बाबूजी कल्याण सिंह की तस्वीर सामने आती है। सीएम योगी ने कहा कि अब आज हमें प्रसन्नता है कि उनके सपने को साकार करते हुए न केवल अलीगढ़ में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर वहां के परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई ऊंचाई तक ले जाने, नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, विकास के माध्यम से और समृद्धि के एक्सपोर्ट की सुविधा से जुड़ने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। आज अलीगढ़ के पास शिक्षा का बेहतर अवसर है, बेहतर अवसर है। याद करिए, कभी विश्वविद्यालय के लिए अलीगढ़ के लोग कहते थे कि एएमयू है, उसकी क्षमता सीमित है, एक राज्य विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय यहां का बनकर के तैयार हो गया है। बहुत शीघ्र उसके लोकार्पण के कार्यक्रम में हम लोग आने जा रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आज आधुनिक शिक्षा के एक नए केंद्र के रूप में यहां पर आजादी की लड़ाई का हम सबको एहसास कराते हुए उनके त्याग और बलिदान की स्मृतियों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम तो बनाई है, साथ साथ हमारे युवाओं के जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए एक नए उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में आज अलीगढ़ में हम लोगों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रारंभ कर दिया है। और राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय आने वाले समय में अलीगढ़ की पहचान के साथ अलीगढ़ को एक नई उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। सपा पर सीएम योगी का जोरदार हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए सपा पर जमकर प्रहार किए और कहा कि जब भी किसी आतंकी माफिया को समाज पनपाएगा तो उसकी कीमत समाज को उसी रूप में देनी पड़ेगी। जैसे साल 2017 से पहले पहचान के संकट के दौर से उत्तर प्रदेश के युवा को, नागरिकों को गुजरना पड़ा। ये दौर फिर से न आने पाए, ये हम सबका दायित्व बनता है। हम सभी विकास के बारे में सोचें। बहनों और भाइयों, अब सरकारी नौकरी किसी एक परिवार की बपौती नहीं रही।
याद करिए 2017 के पहले यही होता था। कोई नौकरी निकलती थी, एक परिवार के सभी लोग, भाई भी, भतीजा भी और परिवार के सभी कौरव तल का एक एक सदस्य वसूली करने के लिए निकल पड़ता था। इसमें सभी लोग निकल पड़ते थे। शोषण होता था युवा का, नुकसान होता था प्रदेश का, अयोग्य लोग जबरदस्ती घुसेड़ दे जाते थे। परिणाम क्या होता था? दंगे होते थे। कानून के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। अपराध और अपराधी के प्रति सख्ती से निपटा जाना चाहिए। पेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों से पूरी सख्ती से निपटने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग विकास के बैरियर हैं। कानून व्यवस्था बेहतर। नुमाइश मैदान में सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ न कुछ नए निवेश के प्रस्ताव आते हैं। ये चीजें तब दिखती हैं जब कानून व्यवस्था बेहतर होती है। उज्जवल भविष्य के सुनहरे सपनों को पंख लगते दिखाई देते हैं। कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने का परिणाम हम सबके सामने है। कानून के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। अपराध और अपराधी के खिलाफ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धारली गांव में बादल फटने से गांव में मलबा आने से बड़ी तबाही देखने को मिली है। खीरगंगा की ऊंची पहाड़ियों से मलबा आने से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना की जानकारी होते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। पीएम और मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। क्या होती है बादल फटने की घटना? बादल फटना एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसमें एक छोटे से इलाके में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर यानी 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है। हिमालय जैसे पहाड़ी इलाकों में ये तब होता है जब गर्म हवा और नमी भरे बादल पहाड़ों से टकराते हैं। अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है। इससे नाले उफान पर आते हैं। बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनती है, जिसे लोग हिमालयी सुनामी कहते हैं। ये घटना इतनी तेज होती है कि पहले से भविष्यवाणी करना मुश्किल है। कुदरत का कहर सब तहस नहस। उत्तराखंड में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। उत्तरकाशी जनपद के धराली गांव में बादल फटने से खीरगंगा में आपदा का विकट रूप देखने को मिला। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि प्रदेश भर में 10 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना है। खासकर पर्वतीय इलाकों में तेज दौर की बारिश के आसार हैं। वहीं बारिश की वजह से सुरक्षा को देखते हुए देहरादून, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार में स्कूल बंद रहेंगे। बता दें कि गंगोत्री जाते समय हर्षिल से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर मौजूद धराली गांव, यहां से गंगोत्री का रास्ता लगभग 18 से 20 किलोमीटर बचता है। जिन लोगों को हर्षिल में रुकने की जगह नहीं मिलती वो धराली में रुकते हैं। इसके बाद गंगोत्री तक कोई कस्बा नहीं है, न ही होटल। धराली छोटा सा कस्बा है। फटने के क्या होते हैं कारण? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हवा में नमी बढ़ रही है, जो भारी बारिश को जन्म देती है। हिमालय की ऊंची चट्टानें और ढलान पानी को तेजी से नीचे लाते हैं, जिससे बाढ़ आती है। सड़कें, बांध और निर्माण कार्य पहाड़ों को कमजोर कर रहे हैं, जिससे भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं जब हिमालय से टकराती हैं, तो अचानक बारिश होती है। सीएम धामी ने जताया दुख। बता दें कि धराली उत्तरकाशी क्षेत्र में बादल फटने से हुए भारी नुकसान का सीएम धामी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। इस संबंध में लगातार वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क में हूं। दिल को झकझोरने वाला बेबसी का आलम। बता दें कि धराली में लोगों की बेबसी का आलम दिल को झकझोर देने वाला था। हे गंगा मैया का
ये क्या हो गया, माफ करो। चीख पुकार से धराली बाजार और गांव गूंज उठा। यहाँ होटल और दुकानें मलबे में दब गए। खीरगंगा का पानी और मलबा सब कुछ बहा ले गया। बादल फटने के बाद सामने आई तस्वीरें झकझोर कर रखने वाली हैं। हादसे में फिलहाल 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन ये संख्या बढ़ सकती है। दरअसल कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। बता दें कि गांव की ओर बढ़ते सैलाब और मलबे से कई लोग दब गए। पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। धराली बाजार पूरी तरह तबाह हो गया है। आपको बता दें कि बादल फटने के अलावा राज्य भर में लगातार बारिश के कारण काफी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले बरसात के इस मौसम में हिमाचल प्रदेश में कई बादल फटने से तबाही की खबरें आ चुकी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाओं में 1 दशक के भीतर तेजी से बढ़ोतरी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक अब उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में 1.5 गुना से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं मानसून की बारिश के दौरान ही होती हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप डेली न्यूज खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। वो लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। जम्मू कश्मीर से गोवा राजभवन भेजे जाने के बाद सत्यपाल मलिक के रुख में परिवर्तन देखा गया। वह मोदी समर्थक से उनके सबसे बड़े आलोचक बन गए। सत्यपाल मलिक ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा की थी यही कि वह राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। सत्यपाल मलिक का राजनीतिक सफर। सत्यपाल मलिक का जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिसावदा गांव में 24 जुलाई 1946 को जाट परिवार में हुआ था। उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और LLB की डिग्री हासिल की। साल 1968 से 1969 में मेरठ विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। राजनेता के रूप में उनका पहला प्रमुख कार्यकाल 1974 से 77 के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में रहा। उन्होंने 1980 से 1986 और 1986 से 89 तक राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। वो 1989 से 1991 तक जनता दल के सदस्य के रूप में अलीगढ़ से लोकसभा सदस्य रहे। बोफोर्स घोटाले का खुलासा होने के बाद उन्होंने 1987 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और VP सिंह के साथ जुड़ गए। 1990 में कुछ समय के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य और पर्यटन राज्य मंत्री के रूप में काम किया। साल 2004 में भाजपा में शामिल हो गए और बागपत से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन तत्कालीन रालोद प्रमुख अजित सिंह से हार गए। मोदी सरकार ने मलिक को भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विचार करने वाली संसदीय टीम का प्रमुख नियुक्त किया। उनके पैनल ने विधेयक के खिलाफ कई सिफारिश की, जिसके बाद सरकार ने इस प्रमुख रिफॉर्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू होने के बाद से सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद पर नियुक्त होने वाले पहले राजनेता थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का लंबी बीमारी के बाद 79 साल की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां उनका इलाज चल रहा था। वो लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। बता दें कि हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें 11 मई को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल थे। उनके कार्यकाल के दौरान ही 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था।
संयोग की बात है कि निधन के दिन ही इस फैसले की 6ठी वर्षगांठ थी। वो अक्टूबर 2017 से अगस्त 2018 तक बिहार के राज्यपाल रहे। उन्हें 21 मार्च 2018 से 28 मई 2018 तक ओडिशा के राज्यपाल के रूप में काम करने का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने के बाद सत्यपाल मलिक को गोवा का 18वां राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने अक्टूबर 2022 तक मेघालय के 21वें राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की। दिसोम गुरु शिबू सोरेन दुनिया को अलविदा कह गए। जब अपने अंतिम सफर पर निकले तो भारी जन समुदाय भाव विवल हो गया। आखिर वो शख्सियत ही ऐसी थे। उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जीवन सफर। वर्तमान रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में 11 जनवरी 1944 को जन्म। 27 नवंबर 1957 को पिता सोबरन सोरेन की महाजनों ने हत्या कर दी थी। वो शिक्षक और गांधीवादी थे। पिता की हत्या के बाद पढ़ाई छोड़कर महाजनों के खिलाफ संघर्ष का फैसला किया। संताल के उत्थान के लिए सोनोत संताल समाज का गठन किया। संताल की जमीन पर महाजनों द्वारा कब्जा करने के खिलाफ धनकटनी आंदोलन शुरू किया। पुलिस से बचने के लिए शिबू सोरेन ने पारसनाथ की पहाड़ियों के बीच पहलमा गांव को अपना केंद्र बनाया। टुंडी के पास पोखरिया में आश्रम बनाया। आदिवासियों के उत्थान के लिए सामूहिक खेती, पशुपालन, रात्रि पाठशाला आदि कार्यक्रम चलाया। तोपचांची के पास जंगल में एक दरोगा की हत्या के बाद शिबू सोरेन को किसी भी हाल में पकड़ने का सरकार ने आदेश दिया। 1973 में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। 1975 में आपातकाल के दौरान शिबू सोरेन को समर्पण के लिए तैयार कराया गया था। बाद में उन्हें धनबाद जेल में रखा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने शिबू सोरेन की रिहाई का रास्ता साफ किया। 1977 में शिबू सोरेन ने टुंडी से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। 1980 में शिबू सोरेन ने दुमका संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार सांसद बने। 1987 में निर्बल महतो की हत्या के बाद शिबू सोरेन झामुमो अध्यक्ष बने। झारखंड राज्य बनने के पहले झारखंड स्वायत्त परिषद जैक बना। 9 अगस्त 1995 को शिबू सोरेन जैक के अध्यक्ष बने। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड का गठन हुआ तो उनका सपना साकार हुआ। संख्या बल में कमी होने के कारण वे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री नहीं बन सके। बाबूलाल पहले सीएम बने थे। 2005 के विधानसभा चुनाव के बाद 2 मार्च 2005 को शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 27 अगस्त 2008 को दूसरी बार शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 9 जनवरी 2009 को मुख्यमंत्री रहते हुए वे चुनाव हार गए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर थी, उस लहर में भी शिबू सोरेन झामुमो से जीतकर सांसद बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में दुमका से हार गए, बाद में राज्यसभा भेजे गए। 15 अप्रैल 2025 को झारखंड में हुए झामुमो के महाधिवेशन में हेमंत सोरेन को झामुमो का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं शिबू सोरेन पार्टी के संस्थापक संरक्षक बने। ऐसे शिबू सोरेन बने दिशोम गुरु। झारखंड की संघर्ष परंपरा के बटवृक्ष थे दिशोम गुरु शिबू सोरेन। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 4 अगस्त 2025 की सुबह को उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि झारखंड और देश के लोग सम्मान देते हुए उन्हें दिशोम गुरु कहते थे। इसका अर्थ होता है राह दिखाने वाला अथवा पथ प्रदर्शक। झारखंड में यही उपाधि 81 वर्षीय
शिबू सोरेन को मिली हुई थी। शिबू सोरेन आदिवासियों के सर्वमान्य नेता थे। 11 जनवरी 1944 को पैदा हुए शिबू सोरेन ने झारखंड में उल गुलान की वो आवाज बुलंद की थी जिसे धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता बिरसा मुंडा ने हुंकार दी थी। बिरसा मुंडा की क्रांति जहां अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ थी, वहीं दिशोम गुरु का प्रतिरोध देश में मौजूद अंदर की व्यवस्था के खिलाफ था। वो व्यवस्था जहां आदिवासी समाज शोषण, महाजनी प्रथा, सूदखोरी प्रथा से जूझ रहा था। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जब ये संघर्ष शुरू किया तो उन्हें झारखंड के जंगलों की खाक छाननी पड़ी। वे सालों झारखंड के जंगलों में भटकते फिरते रहे। पुलिस की गोलियां उनका पीछा करती रहीं। उन्होंने जंगलों में रातें गुजारी। जब सिस्टम से बागी हुए शिबू सोरेन, आपको बता दें कि 1970 के दशक तक झारखंड के सामाजिक राजनीतिक नक्शे पर शिबू सोरेन का उदय हो चुका था। जवानी के तीसरे दशक से गुजर रहे गरम खून वाले दिशोम गुरु शिबू सोरेन आदिवासियों के साथ अन्याय देखकर सुलग रहे थे और वे बागी हो रहे थे। कुछ साल गुजरते ही, युवाओं की ताकत आते ही शिबू सोरेन ने धनकटनी आंदोलन शुरू किया। आदिवासी लड़के महाजनों की खड़ी धान की फसल काट लेते। इस दौरान आदिवासी युवा तीर कमान लेकर उनकी रक्षा करते। यही तीर कमान कालांतर में शिबू सोरेन की राजनीतिक पहचान बन गई। घनकटनी आंदोलन ने शिबू सोरेन को पहचान दी। सालों से सताए आदिवासियों को शिबू में अपना नायक दिखने लगा, जो उन्हें सूदखोरी से, महाजनी से, शोषण से आजादी दिला सकता था। शिबू सोरेन ने रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग जैसे इलाकों में महाजनों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उस दौरान जमींदार, महाजन समुदाय के लोगों ने छल, प्रपंच और जाली तरीकों से आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रखा था। बताते हैं कि 4 फरवरी 1972 को शिबू सोरेन और कॉमरेड A.K. रॉय विनोद बिहारी महतो के घर में इकट्ठा हुए थे। इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि झारखंड में बदलाव और राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाएगा। इस घटना से इससे 1 साल पहले ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था और इस काम में बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का मेन रोल था। इस मुक्ति शब्द से प्रभावित होकर अलग झारखंड के सपने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई। और गुरुजी को करना पड़ा सरेंडर। बता दें कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। सरकारी अमले के पास असीमित शक्ति आ गई। इंदिरा ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया, लेकिन शिबू सोरेन तो फरार थे। 1976 में शिबू सोरेन ने सरेंडर कर दिया। उन्हें धनबाद जेल में रखा गया। बता दें कि शिबू सोरेन महिला सम्मान के प्रति काफी सजग रहते थे और इसे बर्दाश्त नहीं करते थे। बताते हैं कि शिबू सोरेन एक बार दुमका में एक कार्यक्रम का समापन कर धनबाद लौट रहे थे। इस समय शिबू इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने रास्ते में रुककर ना तो खाना खाया और ना चाय पी। लेकिन एक बात हुई और अचानक बीच रास्ते में उनकी गाड़ी रुक गई। शिबू सोरेन एक गांव के अंदर पहुंचे। उनके लिए खाट बिछाई गई। पता चला कि लड़की के साथ छेड़खानी का मामला है। उन्होंने वहीं पर कचहरी लगा दी और फैसला सुनाकर ही वहां से रवाना हुए। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले शिबू सोरेन अपना पहला चुनाव 1980 में लड़े थे, लेकिन इस सियासी जंग में उन्हें हार मिली। हालांकि 3 साल बाद हुए मध्यावधि चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई। 1991 में उनकी पार्टी का बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से गठबंधन हुआ, जिसमें झामुमो का प्रदर्शन शानदार रहा। शिबू सोरेन की राजनीतिक विरासत उनके बेटे हेमंत सोरेन को मिली है। वर्तमान में झामुमो झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।